Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss and revise the chapter current electricity. सेकेंड पार्ट है रिवीजन वीडियो का. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड करंट में रिलेशंस हमने डिस्कस किया था. ठीक है, जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से आपके दो टॉपिक्स जो है सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है. फर्स्ट इज कलर रजिस्टर या कार्बन रजिस्टर हम कह सकते हैं. कलर कोड जो है वो हट चुका है. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपके सिलेबस में से हट चुका है. सो नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको डिस्कस करना है. अभी करंट के बारे में डिस्कस करना है, ओम्स लॉ डिस्कस करना है, मोबिलिटी डिस्कस करना है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटीज देखना है, सेल्स देखने हैं, एंड उसके बाद पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, ये सारी चीजें हैं सिलेबस में. ठीक है, तो आपको जिस टॉपिक पे रिवीजन वीडियोस चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चलिए नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. ठीक, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, सर ने पहले पढ़ाया समझ में नहीं आया, हमें उस टॉपिक्स के नए वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. तो चलिए देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. इलेक्ट्रिक करंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं. अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इट मींस इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. और वी कैन से दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूलाज होते हैं I = Q/T एंड इसका यूनिट होता है आपका एम्पियर और कूलम पर सेकंड. एम्पियर भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं. इफ चार्ज इज वेरिएबल, इफ Q is variable or electric current is variable, if Q is variable then हम यूज कर सकते हैं I = dQ/dt. अगर आवेश आपका जो फ्लो रहा है वो वेरिएबल है तो हम I = dQ/dt भी लिख सकते हैं. dQ/dt is represented the rate of change या rate of flow of electric charge. This equation is valid for when Q is variable. मतलब Q टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उसका डायरेक्शंस होता है इन द फ्लो ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट आपका इस डायरेक्शन में होगा. लेट अस सपोज अगर आपका कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा. तो करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है. पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज. इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. देखिए अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. डज नॉट obey the laws of vectors या does not obey the vectors law, ऐसे लिख सकते हैं vectors law. ठीक है, कभी-कभी एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों है? इसका डायरेक्शन भी है. हमेशा हमने किसी भी सर्किट में करंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा करंट का एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो डायरेक्शन के साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होता है
कि 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट ओबेज द वेक्टर्स लॉ, क्योंकि ये वेक्टर्स के जो भी लॉज है उन सारे लॉज को ये फॉलो नहीं करता है, उन सारे लॉज को ये नहीं मानता है। ये बेसिकली जो है, जो हमारे ऑर्डिनरी जो लॉज है, अलजेब्रिकली जो लॉज है, अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, अगर क्वांटम नेचर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो I इज इक्वल टू आपका Q अपॉन T एंड Q इज इक्वल टू आपका NE, तो NE बाय T, तो I इज इक्वल टू आपका NE बाय T, NE बाय T। अगर हम 1 एम्पीयर की करंट अगर चार्ज देखते हैं कि 1 एम्पीयर अगर करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पीयर, n इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to minus का 19 कूलम एंड T इज इक्वल टू लेट अस सपोज 1 सेकंड, देन n इज इक्वल टू जाएगा IT upon E एंड दैट इज 1 into 1 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to minus का 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 into 10 to the power 18 प्लस का 18, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकंड में 6.25 into 10 to the power प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो होता है तो इसका मतलब है उसमें चार्ज करंट जो है वो 1 एम्पीयर फ्लो होगा। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उस केस में उसमें जो है आपका 1 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओम्स लॉ। थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं ओम्स लॉ में, उन सारे पॉइंट्स को ही हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स सी ओम्स लॉ। व्हाट इज एन ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ? देखिए, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी कंडक्टर के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एंड उस पोटेंशियल के कारण अगर उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है ओम्स लॉ, उसी को फॉर्मुलेट करता है आपका ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर, प्रेशर, उसके डायमेंशन में अगर चेंज ना करें, मतलब कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज में अगर चेंज ना करें, देन करंट I इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू V और V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये बेटर होता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, अगर मान लेते हैं कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मिल जाता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो कौन से इक्वेशन या एक इक्वेशन आपको मिल जाता है V इज इक्वल टू IR। ये तीन इक्वेशंस मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तीनों दे रखा है, आप किसके साथ जाएंगे? I इज प्रोपोर्शनल टू V के साथ जाएंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू I के साथ जाएंगे, या I इज प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू IR के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर ये तीनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं तो आपको लीनियरली इसके साथ जाना है, ये सब वैलिड और लीनियरली ये कन्वीनियंट भी है कि I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के। V कभी भी I के प्रोपोर्शनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको लॉजिकली आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट वैलिड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब है करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना कि पोटेंशियल करंट पे डिपेंड करता है। आई एम राइट? अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता। सो I is proportional to V is a valid answer। अब V is proportional to I भी लिख सकते हैं, ये भी आपका काम चल जाता है इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं कि V is proportional to I एंड जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज R। तो RI where R is the resistance of the conductor, it is resistance of conductor। क्या है? कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस है, सॉरी कंडक्टर क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करता है। एंड इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V क्रॉस I या V और I वर्सेस ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ जो है हमें
क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ग्राफ अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ग्राफ स्ट्रेट है तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ग्राफ अगर कर्व आ रहा है या जिगजैग आ रहा है तो उस केस में आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओनली ये जो इक्वेशंस है V = IR, ये आपका ओम्स लॉ नहीं है। दिस इज नॉट ओम्स लॉ, दिस इज एक्सप्रेशन बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए इससे हम केवल किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना, क्लियर है। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो ये स्लोप आपका रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस को गिव करता है, रेजिस्टेंस देता है, आर को देता है। मतलब इस लाइन के अगर स्लोप हम कैलकुलेट कर लेंगे तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास दो तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं इस तरीके से R1, R2 एंड R3, तो इसमें से हम पूछ सकते हैं इसको रेजिस्टेंस को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करेंगे देन वी नो दैट R1 का स्लोप कम है, R2 का स्लोप ज्यादा है, सॉरी R3 का स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब R3 का वैल्यू ज्यादा होगा, R1 का वैल्यू लेस होगा। देन इट इज अ सीक्वेंस ऑर्डर, R1 is less than R2 is less than R3, or we can write R3 is less greater than R2 is greater than R1। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की V is proportional to a constant। यहाँ पे आपका मतलब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है कि जो फिजिकल डायमेंशन है या फिजिकल क्वांटिटीज है किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो टेम्परेचर की बात करें, प्रेशर की बात करें, उसके डायमेंशन की बात करें, वो सारी चीजें आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आप ओम्स लॉ को डिफाइन कर पाएंगे। अगर वो वेरिएबल है तो आपका ओम्स लॉ डिफाइन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट को डिफाइन किया दैट इज R, एंड R इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस दैट इज V by I। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रेजिस्टेंस मींस जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर के एक नेचर होता है, वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, उसको रोकता है, उसकी विरोध करता है, वो चाहता ही नहीं है कि कंडक्टर में से करंट पास हो। तो जो भी कंडक्टर होता है वो कंडक्टर क्या करता है, करंट के पाथ पे एक अपोजिशन क्रिएट करता है, जिसके कारण करंट इजीली उसमें से फ्लो नहीं हो पाता है। तो कंडक्टर ने करंट के पाथ पे जितना एक अपोजिशन फोर्स क्रिएट किया है या जितना उसने करंट को अपोज किया है, उसी का मेजरमेंट बताता है आपका रेजिस्टेंस। क्या बताता है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस मींस सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंडक्टर करंट के पाथ पे जो अपोजिशंस क्रिएट करता है, या जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, तो उस केस में वो करंट को कितना रोक पा रहा है, रोकने में कितना सामर्थ्य है, वो चीज उसका रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल के क्या होता है, अलग अलग होता है, एंड ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो वी नो दैट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज एंड करंट पे कभी भी डिपेंड नहीं रहता है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पे, उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल से आपके पास बकेट है, बकेट के अंदर जितना वाटर फिल करना है, उसकी जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है, वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि उसके अंदर कितना वाटर है। वो बकेट फुल्ली फिल्ड है या एम्प्टी है या हाफ फिल्ड है या 3/2 फिल्ड है, कोई डिपेंड नहीं करता, उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना तो उसका V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड ओनली करता है उसके डायमेंशन पे। So the factor which affects the resistivity of the conductor, resistance of the conductor, that is first length of conductor, क्या length of conductor, देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर की R इज प्रोपोर्शनल होगा आपका L, लेंथ को इंक्रीज करेंगे R इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे R डिक्रीज होगा। एंड सेकेंड आपको होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड इज नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर्स। एंड ये जो पूरी क्वांटिटीज हमने डिफाइन की है एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर,
मतलब टेम्परेचर हमने क्या करा, फिक्स रखा है, टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे R is proportional to L, R is proportional to 1 by A, and ये नीचे पे भी डिपेंड करेगा, then R is proportional to L by A, and यहाँ से proportionality का साइन हटाएंगे तो R is equal to rho L upon A, and rho is the resistivity of the conductor, resistivity of conductor, and it shows the nature of the conductor, it shows the nature of the conductor, ये नेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर का नेचर कैसा है। तो रेजिस्टिविटी मींस कि पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले किसी कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू दैट इज आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, ठीक है। एंड इसको हमने डिफाइन भी किया है, ई अपॉन जे के रेशियो को भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी के रेशियो को भी हम ई के सॉरी रो के इक्वल डिफाइन करते हैं। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अप्लाइड या टू द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को भी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। जो आपका रो है ये आपका डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स पे, इट्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, एंड सेकंड ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और ये लास्ट आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एंड टेम्परेचर को जिस तरीके से वेरी करेंगे, और टेम्परेचर को वेरी करने से आपका रिलैक्सेशन टाइम वेरी करेगा, एंड रिलैक्सेशन टाइम वेरी करने से आपका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको जो भी वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओम्स लॉ का डेरिवेशन आप खुद कर लेंगे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने कराया रखा है डेरिवेशन, ठीक है ना। तो डेरिवेशन आप खुद देख लेना। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड मोस्ट पॉइंट है वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर वे में, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, लेंथी हम नहीं कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स है उसको फास्ट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।